स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और बहुत दिनों के विश्राम के बाद आज से शुरू फिर से हो रहा है जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगामी जो परीक्षा होने वाली हैं संभवतः जनवरी में जो है वो मध्य प्रदेश में भी होंगी, साथ ही सप्लीमेंट्री का जो है वो यूपी और राजस्थान, साथ ही बिहार में भी स्पेशल एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए जो भी छात्र हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों से हम लोग वीडियो को नहीं अपलोड कर रहे थे किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन अब जो है रेगुलर जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल के लिए अलग अलग जो वीडियो है वो अपलोड होंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग का इच्छा होगा तो हम लोग लाइव भी आके और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार जो है वो सवाल आते रहता है इससे कि वृद्धि को डिफाइन कीजिए, विकास को भी डिफाइन कीजिए। साथ ही ये भी क्वेश्चन दे देता है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है वृद्धि को डिफाइन करना है। तो वृद्धि का अर्थ जो होता है वो शारीरिक संरचना से होता है। ठीक है, वृद्धि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शारीरिक संरचना से, शरीर एवं उसके अंगों प्रत्यंगों, ठीक है, जिसे हम लोग लीवर एंड एवरी ऑल माइनर पार्ट बोलते हैं, उसके आकार में जो भी बढ़ोतरी होती है उसी को हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है हमारे शरीर के जो भी माइनर पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे लिम्ब, ठीक है, या जो भी माइनर पार्ट्स वगैरह हो गए उनमें बढ़ोतरी को ही वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी इंक्रीजमेंट ही वृद्धि कहलाता है। शरीर के अंगों में जो भी इंक्रीजमेंट होता है उसी को हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। ये जो होती है वो मात्रात्मक सूचक होती है। ठीक है, अर्थात इसे नापा या तोला जा सकता है। जैसे लिम्ब अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग नाप और तोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है वृद्धि वो मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव मतलब सूचक होता है। ठीक है, जब हम शरीर अथवा उसके किसी अंग के बढ़ने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वह आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई और भार में बढ़ गया है। ठीक है, और इसी को हम लोग वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी किसी भी अंग में अगर मात्रात्मक वृद्धि हो रहा है, यानी उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई में वृद्धि हो रहा है और साथ ही भार भी बढ़ रहा है, तो उसी स्थिति को हम लोग ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ। अगला है विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास। अभी हम लोगों ने ग्रोथ को देखा था, अभी हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट को। तो डेवलपमेंट का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है संपूर्ण आकार, रूप अथवा ढांचे में परिवर्तन जो कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होता है। ठीक है, यानी शरीर के जो संपूर्ण आकार है, उसका रूप है अथवा ढांचा है, उसमें जो भी परिवर्तन होता है जिससे कार्य करने में कुशलता आती है, ठीक है, या फिर कार्य करने की शैली में सुधार आता है, उसी को हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी डेवलपमेंट बोलते हैं हम। कार्य कुशलता में सुधार से अभिप्राय है कुछ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो ग्रोथ था उसको देखा था, तो उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव परिवर्तन आ रहे थे, यानी मात्रात्मक परिवर्तन आते रहे थे। ठीक है, इसमें जो है विकास में वो गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, यानी क्वालिटेटिव आता है। ठीक है, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी जो होता है वो होता है ग्रोथ में, और क्वालिटी जो परिवर्तन होता है वो होता है विकास में। आ रहा है समझ में? ठीक है, जो कि परिपक्वता के लिए सहायक बनते हैं। ठीक है, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों को प्रकट करता है। इनमें एक निश्चित क्रम होता है जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। ठीक है, यानी वैसे परिवर्तन, ठीक है, जो हमारे प्रगति को और डेवलप करते हैं उसी को हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होती है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंटल दोनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यानी डेवलपमेंट जो होता है वो हमारी वंशानुक्रम, जिसे हम लोग हेरेडिटी बोलते हैं, और वातावरण के कारण ये उत्पन्न होते हैं। परिवर्तन का प्रारंभ जो होता है वो गर्भावस्था से ही होता है और इसी परिवर्तन का परिणाम मानव जाति होता है। ठीक है, परिवर्तन को विकास की प्रक्रिया कहा जाता है और यह विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, किंतु शैशव काल बाल्यावस्था में विकास अधिक तीव्र होता है और ज्यों ज्यों आयु बढ़ती है विकास की गति मंद होने लगती है। ठीक है, विकास जो होता है वो बचपन में बहुत तेजी से होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विकास का जो रफ्तार होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो ये होता है विकास जो कि क्वालिटेटिव परिवर्तन आते हैं, और क्वांटिटेटिव परिवर्तन जो होते हैं वो ग्रोथ में आते हैं, यानी वृद्धि में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है वृद्धि तथा विकास में अंतर। तो ऊपर हम लोगों ने
ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा था, अब हम लोग इसके अंतर को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अंतर भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर ग्रोथ का बात किया जाए तो ग्रोथ जो होता है वो विकास के अवयवों में से एक होता है, यानी ये डेवलपमेंट का ही एक अव्यय होता है। वृद्धि की प्रक्रिया विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण होता है, अतः वृद्धि शब्द का प्रयोग संकीर्ण होता है। ठीक है, यानी इसका प्रयोग हम लोग नैरो टाइप में कर सकते हैं, और डेवलपमेंट का जो है वो विस्तृत रूप से करते हैं। ठीक है, विकास शब्द का जो अर्थ होता है बहुत ही विस्तृत होता है, इसमें वृद्धि भी निहित होती है। यानी हम लोगों ने ग्रोथ को देखा था, तो उसमें जो है ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में अगर बात करें तो इसमें ग्रोथ जो है ऑलरेडी समाहित रहता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी विकास में शामिल होता है। अगर बात किया जाए वृद्धि का दूसरा का, तो वृद्धि की प्रक्रिया निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो शाश्वत चलते रहता है, यानी एसेंशियल प्रक्रिया होती है, और ये जीवन जब तक रहता है तब तक विकास चलते रहता है। हाँ, ये जरूर है कि विकास जो है वो कुछ समय बाद धीरे धीरे होता है। ठीक है, यानी शैशव काल बोले और बाल्यावस्था बोले तो इसमें बहुत तेजी से होता है विकास, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। लेकिन वृद्धि जो होती है वो पूरी तरह से एक उम्र या एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती है या रुक जाती है। अगर तीसरा बात किया जाए वृद्धि का, तो वृद्धि जो होती है वो शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, और विकास जो होता है वह विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। ठीक है, यानी वृद्धि जो होता है वो किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है, यानी शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है सबको जो समाहित करके दिखाता है वो होता है विकास, लेकिन एक पक्ष को अगर दिखा रहा है तो वो होता है वृद्धि। चौथा जो है वो है वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है तथा उन्हें नापा भी जा सकता है, लेकिन विकास में नापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी का लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम नाप और देख सकते हैं, लेकिन उसके मस्तिष्क में कितना उसका क्षमता हो रहा है, या मेमोरी पावर कितना है, या कितना वो याद कर पा रहा है किसी शब्द को या किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो हम लोग ना तो नाप सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये होता है विकास। पांचवा जो होता है वो होता है वृद्धि के व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। ठीक है, सही है, वृद्धि जो होती है वो प्रत्येक बालक में या बालिका में समान नहीं होती है। ठीक है, किसी में वृद्धि जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी वो लंबा हो जाता है, कोई नाटा रह जाता है। ठीक है, यानी बौना हो जाता है। किसी का जो मस्तिष्क है, ठीक है, सामान्य से अधिक हो जाता है, और किसी का सामान्य से भी कम रह जाता है। तो ये होता है वृद्धि, जिसमें वृद्धि जो होती है वो अलग अलग में अलग अलग पाई जाती है। साथ ही अगर बात किया जाए विकास का, तो सभी व्यक्तियों में विकास के स्तरों की समानता होती है, किंतु इसकी दर, सीमा तथा विभिन्नता में अंतर आती है। यानी इसका दर कितना होगा, इसका सीमा कितना होगा, और इसमें विभिन्नता कितनी होगी। ठीक है, इसमें अंतर जो होता है वो होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि और विकास में अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है परिवार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर में थे तो ये क्वेश्चन से हम लोग का सामना हुआ था। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है फैमिली, ठीक है, हम लोगों में दो क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ऊपर जो वृद्धि और विकास था उसका भी परिभाषा पूछा गया था हम लोग के समय, और अभी जो परिवार है इसका भी डिफिनेशंस हम लोग को पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चंस को जानबूझ के आज के जो टॉपिक है इसमें शामिल किए हैं। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के बारे में हम लोगों ने देख लिया, वृद्धि और विकास के परिभाषा को भी देख लिया, साथ ही वृद्धि और विकास के अंतर को भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला है परिवार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया भी। तो फैमिली जो शब्द है उसका उत्पत्ति रोमन शब्द के जैमलस से लिया गया है, यानी जैमलस शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है फैमिली का, जो कि एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता, पिता, बच्चे और नौकर हों। ठीक है, यानी फैमिली का मतलब होता है कि जिसमें माता, पिता, बच्चे और दास यानी नौकर हो, उसी को हम लोग फैमिली यानी रोमन शब्द के जैमलस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सामान्य अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति, पत्नी व उनके संतान अनिवार्यता होती हैं। ठीक है, उसी को हम लोग फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे जो है अलग अलग जो मत देने वाले थे या फिर जो भी शोधकर्ता थे उन्होंने अपने अपने अनुसार से परिवार का परिभाषा दिया है, जिसमें लूसी मेवर के अनुसार
परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति व उसकी संतान रहती है। तो ये था लूसी मेवर का मत, जिसमें उन्होंने बताया था कि परिवार जो होती है वो एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता व संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति व उसकी संतानें रहती हैं। साथ ही अगर बात किया जाए बिसांज के अनुसार तो परिवार मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था है। प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर निर्भर करता है, ठीक है, परिवार पे ही। बिसांज जो थे उनके अनुसार जो है परिवार मौलिक एवं सार्वभौमिक संस्था होती है। प्रत्येक समाज का जीवित रहना इसी पर यानी परिवार पर ही निर्भर करता है। क्लियर के अनुसार जो है वो परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। यानी परिवार जो होती है वो माता पिता तथा बच्चों के बीच एक संबंध का कार्य करती है। आगे बात किया जाए इलियट एवं मेरिल के अनुसार तो परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई होती है, ठीक है। परिवार जो होती है वह इलियट एवं मेरिल के अनुसार पति पत्नी व एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई होती है। अगर बात किया जाए डेविस के अनुसार तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो रैयत के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा जो परस्पर नातेदार भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परिवार का डिफिनेशन, जो कि अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग परिभाषा हमने बताया। आगे है परिवार की विशेषता, यानी क्या क्या विशेषता होती है फैमिली की, ठीक है। एक परिवार की क्या क्या विशेषता होती है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। इसकी मेन दो विशेषता होती हैं, पहला सामान्य और दूसरा विशिष्ट, यानी जनरल और दूसरा स्पेशल। तो सामान्य विशेषताएं में यौन संबंध आते हैं जिसमें पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापित होता है जो कि आफ्टर मैरिज होता है, जो एक संतान उत्पत्ति के अनुमति को दर्शाता है। साथ ही ये एक विवाह का स्वरूप भी होता है, ठीक है। तीसरा एक वंशावलिक व्यवस्था होती है, यानी नियोलॉजिकल सिस्टम पे भी ये आधारित होती है फैमिली। साथ ही चौथा जो होता है वो आर्थिक व्यवस्था को भी ये दर्शाता है, यानी परिवार जो है वो इकोनॉमिक प्रोविजन को भी दर्शाता है। साथ ही ये एक कॉमन हैबिटेशन भी होता है, ठीक है, जिसमें एक साथ परिवार के सदस्य एक घर या एक निवास स्थान पे निवास करते हैं। तो ये हो गए हैं जो जनरल विशेषता होती हैं वो। अब है विशिष्ट, जिसमें पहला जो होता है वो होता है सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सलिटी, जिसमें परिवार जो होता है एक संस्था के रूप में संसार में सर्वत्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सार्वभौमिक, क्योंकि ये पूरे विश्व में भी पाया जाता है परिवार के रूप में। दूसरा जो होता है वो होता है भावनात्मक आधार, क्योंकि परिवार जो होती है वो इमोशनली भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा होता है स्पेशल में वो होता है भावनात्मक आधार, यानी इमोशनली। तीसरा जो होता है वो होता है क्रिएटिव इन्फ्लुएंस, यानी रचनात्मक प्रभाव, जिसमें परिवार के सभी व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक पर्यावरण के अनुसार एक दूसरे से और व्यक्ति के चरित्र निर्माण के अनुसार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। अगला है लिमिटेड साइज, क्योंकि इनका आकार जो होता है वो सीमित होता है। परिवार का आकार जो होता है वो सीमित होता है अपने व्यक्तिगत अगर बात करें तब, ठीक है। दूसरे किसी परिवार में अधिक भी हो सकती है या फिर अलग भी हो सकती है। साथ ही सामाजिक ढांचे में मूल परिवार होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर फैमिली इन सोशल स्ट्रक्टिव, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली ही समाज का मूल केंद्र होती है। अरस्तु और अन्य दार्शनिकों के मतानुसार परिवार सामाजिक संगठनों का मूल बिंदु होता है। इन्हीं परिवार से गांव और गांवों से विस्तृत समुदाय का निर्माण होता है, यानी ये जो होती हैं वो केंद्र बिंदु होती हैं किसी भी देश के निर्माण के या विश्व के भी निर्माण में परिवार जो होती है वो केंद्र बिंदु होती है, ठीक है। साथ ही अगर बात किया जाए इनका छठा जो विशिष्ट में आते हैं उनमें सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी हर एक का जो है वो अपना अपना एक कार्यशैली होता है, हर एक का एक कर्तव्य होता है जिनका वो लोग निर्वाहन करते हैं। जैसे माता का क्या काम है, पिता का क्या काम है, पुत्र या पुत्री का क्या काम है, ठीक है, या फिर अन्य नातेदार जो हैं या सदस्य जो हैं उनका क्या कार्य है, यह निर्धारित करना परिवार होता है या उनका उत्तरदायित्व होता है। साथ ही अगला जो होता है वो होता है सामाजिक नियंत्रण, यानी सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो औपचारिक किस्म का जो है वो सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है, क्योंकि ये कुछ नियमन के अनुसार यानी रेगुलेशन के अनुसार ये अपने परिवार की सीमाओं में ही बंधे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक नियंत्रण। साथ ही परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार की प्रवृत्तियों के अनुसार चलते हैं, पहला अस्थायी और दूसरा अस्थायी। यह आवश्यक नहीं है कि पति पत्नी का संबंध आने वाले समय में हमेशा चलता रहे, इसीलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि परिवार अस्थायी प्रवृत्ति के भी होते हैं। अनेक परिवार काफ़ी समय तक ज्यों का त्यों चलता है, जैसे खासकर भारत में देखा जाए तो परिवार जो होते हैं वो एक पीढ़ी अगर जैसे चल रही है लगभग वैसी ही दूसरी पीढ़ी भी वैसी ही चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कंट्री में की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो परिवार जो होता है वो इस
स्थिर नहीं होता है। इसके कारण है तलाक वगैरह हो जाना, ठीक है, या अलगाव वगैरह। तो ठीक है, तो ये सब जो होती हैं वो हमारे देशों में काफ़ी मात्रा में अस्थायी जो परिवार है वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया परिवार के प्रकार। अगला क्वेश्चन है संयुक्त तथा एकल परिवार में अंतर, ठीक है, यानी ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या क्या अंतर होते हैं उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार की प्रकृति रखते हैं, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। ठीक है, अब जो है हम लोग परिवार के प्रकार जो होते हैं उसमें दो प्रकार आते हैं, संयुक्त और एकल। ठीक है, संयुक्त परिवार जो होता है वो मिलजुल के जो परिवार रहता है उसको बोलते हैं, और एकल जो होता है वो विघटन हुए रहते हैं अगर, ठीक है, या फिर अपने परिवार से अलग अपना परिवार बरताते हैं, उसको हम लोग एकल परिवार के नाम से जानते हैं। तो इनमें क्या क्या अंतर आते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो संयुक्त परिवार में जो है वो संयुक्त निवास स्थान पे स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वो एक ही स्थान पे और बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं, और एकल परिवार में जो है अलग अलग जगह पे अपना विघटन करके और अपना स्थान बनाते हैं। साथ ही संयुक्त परिवार का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कई परिवार शामिल होते हैं, लेकिन एकल परिवार जो होता है वो छोटा होता है। साथ ही संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, लेकिन एकल परिवार में जो है वो अधिक से अधिक 2 पीढ़ी के सदस्य ही एक साथ रहते हैं। अगर संयुक्त परिवार में बात किया जाए तो दहेज प्रथा, पर्दा तथा स्त्रियों के निम्न दशा जैसी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन एकल में जो है ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती है। साथ ही अगर बात किया जाए संयुक्त परिवार में गोपनीयता का अभाव होता है, लेकिन एकल परिवार में जो है वो गोपनीयता विद्यमान होती है। अगर बात किया जाए संयुक्त परिवार की तो इसमें परिवार के अधिक सदस्यों के कारण बच्चों का समुचित पालन पोषण होता है, लेकिन एकल परिवार में जो है वो बच्चों के पालन पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही परिवार के समस्त कार्य कर्ता की आज्ञा से होता है, कर्ता ही परिवार का मुखिया होता है, ये होता है संयुक्त में। और जो एकल होता है उसमें परिवार का मुखिया कर्ता ही होता है, लेकिन निर्णय आपसी सहमति से ही होते हैं। ठीक है, साथ ही अगर बात किया जाए संयुक्त परिवार में तो सामूहिक जीवन के कारण इस परिवार का सदस्य अकेलापन महसूस नहीं करता है, लेकिन एकल परिवार में अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला है विवाह के विभिन्न स्वरूप। ठीक है, तो विवाह जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो विवाह जो होती है वो एक संस्था सभी कालों एवं सभी समाज में विद्यमान रही है, बस अंतर केवल जीवन साथी प्राप्त करने की पद्धति और विवाह के स्वरूप में रहा है। तो समाज में बहुत सारी विवाह प्रथाएं चलती आ रही हैं, जिसमें बहुत सारी प्रथाएं जैसे बहु विवाह प्रथा, ठीक है, या एक विवाह प्रथा, तो ये सब जो है वो विवाह का प्रकार है। ठीक है, जो कि बहुत सालों से चलती आ रही हैं। बस इसमें यही अंतर है कि कुछ समय में कुछ चीज़ों को बंद किया गया, कुछ चीज़ों को उद्भावन भी हुआ है। ठीक है, तो उसी को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो जो मैरिज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक संस्था के रूप में अगर मैरिज को देखा जाए यानी विवाह को देखा जाए तो वो दो फॉर्म में आता है। पहला एकल विवाह या एक विवाह, और दूसरा होता है बहु विवाह। ठीक है, अब एक विवाह क्या होता है, यानी जिसे हम लोग मोनोगैमी बोलते हैं, वो क्या होता है, तो जब कोई पुरुष किसी एक स्त्री से या किसी स्त्री का एक पुरुष से अगर शादी हो या विवाह हो तो उसी को हम लोग एक विवाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि विवाह का एक सर्वोत्तर रूप पेनिंगटन ने माना था। ठीक है, साथ ही अगर बहु विवाह का माना जाए, एक पुरुष जो होता है वो एक से अधिक स्त्री या एक स्त्री जो होती है वो एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ विवाह करती है, उसी को हम लोग बहु विवाह यानी पॉलीगैमी के नाम से जानते हैं। साथ ही अगर बात किया जाए बहु विवाह के मुख्य रूप का, तो बहु विवाह जो होती है यानी पॉलीगैमी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला बहुपत्नी विवाह, ठीक है, जिसमें एक जो पति होता है या एक जो पुरुष होता है वो एक से ज़्यादा पत्नी को अपने साथ रखता है या विवाहित रहता है उन सभी के साथ। ठीक है, जैसे नागा, गोंड, टोडा तथा मध्य भारत में कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं, ठीक है, जिसमें बहुपत्नी का विवाह प्रचलित है। साथ ही अगर बात किया जाए बहुपति विवाह यानी पॉलीएंड्री का, जिसमें एक स्त्री जो होती है एक ही समय में दो या उससे अधिक पति के साथ अपने जीवन यापन को करती है या विवाह को करती है, जैसे नीलगिरी के टोडा, लद्दाख के पहाड़ी भागों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्ली और मंडी के ऊंचे प्रदेशों तथा केरल और मलाबार के नायरों में ये जो होती है वो पॉलीएंड्री टाइप की विवाह या मैरिज पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुपति विवाह के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह यानी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसमें पति जो होते हैं या उस स्त्री के जो पति होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि बहुपति में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पति के साथ वो विवाह करती है। ठीक है, कोई स्त्री जो होती है वो एक से ज़्यादा पति को अपने साथ विवाहित रहती है। तो इसमें जो होता है पहला वो होता है भ्राता संबंधी बहुपति विवाह, जिसमें
उसका पति का भाई ही उसका और भी पति होते हैं, ठीक है। यानी उनमें उनके पति में भ्राता का संबंध रहता है, यानी ब्रदर का संबंध रहता है। साथ ही अगर दूसरा बात किया जाए तो अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह यानी नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जिसमें पति जो होता है उसका कोई भाई इसमें पति उस स्त्री का नहीं होता है, ठीक है। यानी इसमें उस स्त्री के जिसका एक से ज़्यादा पति के साथ विवाह हुआ या एक से ज़्यादा पुरुष के साथ विवाह हुआ है, ठीक है, उसका भाई होना, उस अगले जो व्यक्ति होता है उसका संबंध भाई होना, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। पहला जो था उसमें भ्राता, उसमें भाई होना अनिवार्य है, इसमें जो है वो भाई होना अनिवार्य नहीं है। तो ये कुछ हो गए के अन्य स्वरूप जो हमारे समाज में विद्यमान है, ठीक है, या फिर बहुत जगह ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप अपना रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी विषय के बारे में या फिर किसी टॉपिक के बारे में हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं या हमारे से पूछना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम चैनल का, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, ठीक है। आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जो भी अगर कन्वर्सेशन है, अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ के भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पर आप टैप करके सीधे इस वीडियो के PDF को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।